बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी ने ममता बनर्जी पर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2 करोड़ 15 लाख युवा बेरोजगार हैं और सरकार ने नौकरियां देने के रास्ते बंद कर दिए हैं। ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बंगाल में बेरोजगारी के संकट को दूर करने में पूरी तरह विफल रही है। बीते हफ्ते बाबरी का शोर बंगाल से उत्तर प्रदेश तक सुनाई दिया। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू कराया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो क़यामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं वह दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद अब कभी नहीं बनने वाली है। बाबरी पर चल रही इसी सियासत पर इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, पीयूष पंत, राकेश शुक्ल, अजय सेतिया और अनुराग वर्मा मौजूद रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जजों में भी कमियां होती है। उन्होंने कहा कि जब जज यह दिखावा करते हैं कि परफेक्ट है तो इससे न्यायपालिका के नेतृत्व को नुकसान पहुंचता है। असम में इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव के औपचारिक घोषणा से चंद हफ्ते पहले राज्य को आज विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर आज राज्यवासियों को संबोधित भी किया। उन्होंने गुवाहाटी में आयोजित जनसभा में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच चुनावी बिगुल फूंकते हुए पीएम मोदी ने एक तरफ जहां भाजपा कार्यकाल में हुए फैसलों और विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया तो दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस को भी आड़े हाथे लिया। भारत सरकार के अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने संसद परिसर के भवन के अंदर किसान संघ के नेताओं के साथ ट्रेड डील पर चर्चा की तो अब उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए टेक्सटाइल उद्योगों को खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने जीरो ड्यूटी को लेकर सवाल उठाए जिस पर पीयूष गोयल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को नासमझ बताते हुए कहा कि भारत को भी वही सुविधा मिलेगी और आयात प्रोसेस निर्यात की नीति पहले से लागू है। 13 फरवरी 2026 को भारत, जापान और इंडोनेशिया के नौसेनाओं ने अंडमान सागर में त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास किया। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता और सहयोग बढ़ाना था। इससे पहले 11 फरवरी को भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय CTF 154 की कमान संभाली जो CMF के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोरान बाईपास पर बनी 4 किलोमीटर लंबी हाईवे एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों का शानदार प्रदर्शन देखा, जहां सुखोई 30, राफेल और AN-32 समेत 16 विमानों ने मात्र 20 मिनट में टेक ऑफ और लैंडिंग का पराक्रम दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवान को श्रद्धांजलि दी। तीनों नेताओं ने बलिदानी वीर जवानों के अदम्य साहस को याद किया। चुनाव आयोग के निर्देश पर दोनों ही पूर्व अधिकारियों को राज्यों के CEO के सहयोग से सभी आवश्यक सुविधाएं और प्रोटोकॉल प्रदान किए जाएंगे। इस नियुक्ति के साथ ही दोनों अधिकारी राज्यों के विधानसभा चुनावों के निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आचार संहिता लागू होने से पहले प्रमुख दलों ने रणनीतिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर पूर्ववर्ती UPA सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय पंगु नीतियों, घोटाले और दिखावे वाले फैसलों से देश की छवि का बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब मौजूदा सरकार की राष्ट्र प्रथम नीतियों से देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान POGB में हालात गंभीर बने हुए हैं। पाकिस्तान की नज़र इस इलाके की कीमती दुर्लभ खनिजों पर है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अब चीन के अलावा अमेरिका और मध्य एशियाई देशों की कंपनियां को भी यहां बुला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक संसाधनों की इस लूट के लिए पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना के अमेरिकी सैन्य
अड्डा फोर्ट ब्रैग में सेना के जवानों से बात की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका की पूरी सैन्य शक्ति क्या करती है। इसका मतलब है कि दुश्मन हमसे डरते हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी के लगभग 8% है, लेकिन 13वें संसदीय चुनाव में केवल 3 हिंदू उम्मीदवार जीत सके। देखा जाए तो यह आंकड़ा पिछले 20 साल में अल्पसंख्यकों के सबसे कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ये नतीजे देश में अल्पसंख्यक भागीदारी पर सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं, साथ ही देश की बदलती राजनीतिक तस्वीर को भी उजागर करते हैं। नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की कड़ी सुरक्षा के बीच आगमन पर सैकड़ों समर्थकों ने शुक्रवार को हवाई अड्डे पर एकत्र होकर देश में राजशाही को बहाली की मांग की। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजशाही समर्थकों के हाथों में नारे लिखी तख्तियां थीं। वह देश के लोकतंत्र बहाली के बाद से आई विकृतियों का विरोध कर रहे थे। समर्थकों ने कहा कि हम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए राजा ज्ञानेन्द्र को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं। ये समर्थक काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा एयरपोर्ट के आसपास क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगाने वाली निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद यहां जमा हुए। वरिष्ठ नेता कमल थापा के नेतृत्व में राजशाही समर्थक, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ता तथा नवराज सुवेदी व दुर्गाई परसाई के नेतृत्व में विभिन्न अन्य समर्थक समूह शुक्रवार सुबह से ही हवाई अड्डा क्षेत्र में पहुंच गए। हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी ने बहुमत हासिल किया है और पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता का आभार जताया। पार्टी ने कहा कि उसने जनता के वोट के अधिकार के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। भारत वैश्विक पर्यटन बाजार में तेजी से उभरता हुआ सबसे बड़ा आउटबाउंड सोर्स मार्केट बन रहा है। इसे देखते हुए मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे एशियाई देश भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग, विशेष वीज़ा और भारतीय खान पान जैसी सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं। सोने चांदी की रिकॉर्ड और अस्थिर कीमतों ने असंगठित ज्वेलर्स के कारोबार पर गंभीर असर डाला है। ऊंचे दाम और रोज़ बदलती कीमतों के कारण स्टॉक खरीदना मुश्किल हो गया है, जिससे नकदी की कमी और पुराना स्टॉक बढ़ रहा है। झारखंड सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर को बिना मंजूरी खनन के आरोप में 929 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। कंपनी ने अपने ऊपर लगे आरोप नकारे हैं और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कपिल सिब्बल ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मनिर्भर की बात करने वाली सरकार अब ट्रंप पर निर्भर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेवा तीर्थ का जिक्र करते हुए सिब्बल ने सवाल किया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश के प्रति कौन सा कर्तव्य निभाया है।